गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास में चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4 हम आज आरंभ करेंगे। तो बच्चों अध्याय 4 का नाम है समंकों का संकलन। समंकों का संकलन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा इसको कहा जाता है, मतलब आंकड़ों का एकत्रीकरण या कलेक्शन ऑफ डेटा हम इसको कहेंगे। तो बच्चों ये स्लाइड आपको हिंदी में दिख रही होगी, मैं इसको इंग्लिश में भी आपको ट्रांसलेट करके समझाऊंगा। तो बच्चों सबसे पहले आप जानेंगे सांख्यिकी अनुसंधान से तात्पर्य किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा की गई ऐसी जांच से है जिसमें आवश्यक जानकारी संख्याओं में संकलित की जाती है। इस प्रकार सांख्यिकी अनुसंधान का आधार समंक होते हैं। समंकों को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से संकलित करना व सांख्यिकी विधियों से उन समंकों का विश्लेषण व उसके उपरांत किसी समस्या के समाधान हेतु उनका निर्वाचन करना ही सांख्यिकी अनुसंधान कहलाता है। सांख्यिकी अनुसंधान कार्य के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले मैं इस थ्योरी को मैं आपको इंग्लिश में भी बता देता हूँ। जो स्टैटिस्टिक्स है, जो रिसर्च है, स्टैटिस्टिक्स रिसर्च है, उसमें मेनली है ना नंबर्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा को कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करने के बाद उसके सिद्धांतों को, उसके प्रिंसिपल्स को एनालिसिस किया जाता है और फिर हम एक किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। और जो स्टैटिस्टिक्स रिसर्च है, ठीक है ना, उसके जो मेन स्टेप्स हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसकी जो मेन जो चरण है, जिनको स्टेप्स कहते हैं इंग्लिश में, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहली जो स्टेप है, पहला जो चरण है वो सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे प्रोविज़न ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिसर्च। प्रोविज़न ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिसर्च जिसको अंग्रेजी में कहेंगे, मतलब इस पर रिसर्च की जाती है जो न्यूमेरिकल डाटा होता है स्टैटिस्टिक्स का। दूसरा पॉइंट है आपका समंकों का संकलन, मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, जो कि चैप्टर का नाम है, मतलब जो डेटा जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हम जो डेटा कलेक्शन करते हैं वो चीज़। और तीसरा पॉइंट है समंकों का उत्पादन एवं प्रस्तुतिकरण। संपादन मतलब उस चीज़ को कंप्लीट फॉर्म में तैयार करना, टैबुलेशन के फॉर्म में, फिर उसको रिप्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, उसको बताना। इसका चौथा पॉइंट है बच्चों समंकों का विश्लेषण। विश्लेषण मतलब होता है एनालिसिस, मतलब उसके बारे में जानना और उसके छोटे छोटे टुकड़े करना। एक तरह से विश्लेषण का मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके उसको समझना, सिंपल फॉर्म में समझना, ठीक है। इसके बाद आखिरी आपका पॉइंट है समंकों का निर्वचन तथा प्रतिवेदन तैयार करना। मींस इसका मतलब हो जाएगा जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसका सिंथेसाइज फॉर्म करना, मतलब उसको जोड़ना, सारे पॉइंट्स को अलग करना, उनको समझना, समझने के बाद उसको अपने ज़रूरत के अनुसार उनको जोड़ना, ठीक है ना, उनको अरेंज करना। ये आपका 5वां पॉइंट है। तो बच्चों इसके बाद आप देखेंगे अगला जो पैराग्राफ लिखा है, इसमें लिखा है सांख्यिकी अनुसंधान के आयोजन में सबसे पहले इस बात पर विचार करना होता है कि अनुसंधान का उद्देश्य एवं क्षेत्र क्या होगा। अनुसंधान के उद्देश्य पर ही यह निर्भर करता है कि कौन कौन से समंक संकलित करने हैं, संबंधित समंकों की क्या विशेषताएँ हैं, अनुसंधान के लिए विधियों का प्रयोग करना तथा अंतिम रिपोर्ट का स्वरूप व विषय क्या होगा। मतलब ये है जो हम रिसर्च करते हैं डेटा को लेके स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है ना, उससे हम कंक्लूड करना, और कौन सी हम पॉलिसीज़ और कौन सी हम स्ट्रेटजीज यूज़ करने वाले हैं उस पर भी हम विचार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी कलेक्शन ऑफ डेटा में आ जाती हैं। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर आपका एक और लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है समंक तथा उनके प्रकार, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे डेटा एंड देयर टाइप्स। डेटा एंड देयर टाइप्स मतलब जो समंक होते हैं वो क्या है और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो समंकों से अभिप्राय उन समूह से होता है, ठीक है ना। जो समंक मतलब जो डेटा कलेक्शन है ये उन ग्रुप से बिलोंग करता है जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। पर्याप्त सीमा मतलब जो एक पर्टिकुलर लिमिट तक जिनका यूटिलाइजेशन हो पाता है, वहीं तक इनकी लिमिटेशंस हैं। अब बच्चों मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम समंकों का संकलन करते हैं, मतलब कैसे हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, कैसे उनको कलेक्ट करते हैं, उसकी जो विधियाँ हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों अगला जो पेज है आपका, इसमें आपको 2 विधियाँ बताई गई हैं, ठीक है ना। आंकड़ों को इकट्ठा करने का, डेटा को कलेक्ट करने की 2 मेथड्स बताई गई हैं। सबसे पहली मेथड है आपकी प्राइमरी और दूसरी मेथड है आपकी सेकेंडरी। प्राइमरी मेथड में जो हम आंकड़े एकत्रित करते हैं वो कच्चे तौर पे करते हैं, रफ फॉर्म में करते हैं, रॉ फॉर्म में करते हैं। और सेकेंडरी जो डेटा होता है इसमें हम क्या करते हैं,
उनको टैबुलेशन फॉर्म में कर लेते हैं, उनको एक व्यवस्थित तरीके से एक प्रॉपर अरेंजमेंट के हिसाब से उनको अरेंज कर देते हैं, सजा देते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्राइमरी, जिसको बोलते हैं प्राथमिक समंक या प्राइमरी डेटा कलेक्शन जिसको हम कहते हैं। तो बच्चों इसमें जो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट जो लिखा है वो लिखा है प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं। मौलिक मतलब फंडामेंटल होते हैं, ये फ्री होते हैं किसी भी टाइप की एरर से। अनुसंधानों में इन्हें स्वयं एकत्रित करता है। तो मतलब प्राथमिक तौर पर ये फंडामेंटल है। जैसे कि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 41 वर्ष है तो वो फंडामेंटल है, वो वही रहेगी, वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि सेकेंडरी में जाके हम उसका एवरेज निकालते हैं, मीन निकालने में वो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है ना। लेकिन जो प्राथमिक तौर पर डेटा कलेक्ट होता है ना, वो एकदम एरर लेस होता है, ये कहेंगे हम। सेकेंड पॉइंट है प्राथमिक समंकों के संकलन में धन, समय, परिश्रम व वृद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि योजना को नए सिरे से प्रारंभ करना होता है। क्योंकि जो प्रोग्राम, जो प्लानिंग हम करते हैं उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से इनिशिएट करते हैं हम। तीसरा पॉइंट लिखा है प्राथमिक समंक अनुसंधान के सर्वदा अनुकूल होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग करते समय किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जो रॉ डेटा हमने कलेक्ट किया है वो एकदम एररलेस है, उसमें कोई भी हम अमेंडमेंट नहीं करेंगे, हमारी तरफ से कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। प्राथमिक समंकों का प्रयोग में सावधानी की कम आवश्यकता होती है। जो प्राथमिक तौर पर जो हम चीज़ें एकत्रित करते हैं उनमें एरर कम होते हैं, तो उनमें हम ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं करते। लेकिन सेकेंडरी में जब वो टैबुलेशन फॉर्म में आती है तो हम उसमें औसत भी निकाल के रखते हैं, एक अनुमानित मान भी निकाल के रखते हैं, तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। देखिए हम मैं बताता हूँ, द्वितीयक समंक मतलब सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, द्वितीय समंक मौलिक नहीं होते हैं, ये फंडामेंटल नहीं है, मतलब इनमें एरर हो सकती है, एरर होने की अच्छी खासी संभावनाएं होती हैं। ये किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा पूर्व काल में एकत्रित किए जा चुके होते हैं, और ये जो सेकेंडरी डेटा होता है ना, ये पहले कलेक्ट किए जा चुके हैं और इनको टैबुलेशन फॉर्म में एज ए एवरेज रखा हुआ है। द्वितीय समंक को केवल उद्भव करना पड़ता है, उनको बोरो करते हैं हम, केवल है ना नए डेटा को कलेक्ट करने के लिए उनका अवलोकन करते हैं, क्योंकि पुराना और नए दोनों का एनालिसिस करते हैं, तो उस बेस पर हम कोई भी रिज़ल्ट तक पहुंचते हैं। द्वितीय समंक किसी दूसरे उद्देश्य के संकलित किए जाते हैं, और ये जो डेटा है ये सेकेंडरी सोर्स से लिए जाते हैं और वर्तमान उद्देश्य के अनुकूल बनाने के लिए संशोधित करना पड़ता है, और हम इनको देखकर जो वर्तमान में जो चीज़ें हैं उनमें सुधार के लिए हम प्रयास करते हैं। द्वितीय समंक के प्रयोग में सावधानी की बहुत आवश्यकता होती है। जो सेकेंड डेटा होता है इसमें हमें बहुत केयरफुल रहना होता है, क्योंकि इसमें एरर काफ़ी होते हैं और उन एरर को हमें एलिमिनेट करना होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इनमें जांच पड़ताल ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो रिसर्च में ये दोनों डेटा जो हैं दोनों काम में आते हैं। आप कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, अब आप जो प्राथमिक जो समंक हैं उनको कैसे एकत्रित करेंगे, प्राथमिक समंक है उनको कैसे एकत्रित करेंगे, तो देखो इसके विधियाँ आपको दी हुई हैं। सबसे पहले दिया है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, मतलब प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट इंडिविजुअल रिसर्च। डायरेक्ट इंडिविजुअल रिसर्च का मतलब ये हुआ बच्चों, इंग्लिश में मैंने आपको बताया, इसका मतलब डायरेक्टली आप किसी पर्सन तक पहुँचे और डायरेक्टली आप उससे क्वेश्चंस करके आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, जैसे घर से आपने टेलीफोनिक तरीके से या फिर आपने मतलब किसी दूसरे व्यक्ति से किसी और व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल की, वो अप्रत्यक्ष होता है। जैसे कि मैंने अपने दोस्त के बारे में किसी और से जानकारी हासिल की, वो अप्रत्यक्ष कहलाएगा। और तीसरा है आपका संवाददाताओं से सूचना प्राप्त, जो अखबारों से, टीवी से, जो मोबाइल फ़ोन से जो डाटा एकत्रित किया जाता है वो आपका संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति का माध्यम होता है, जिसको कम्युनिकेशन बेस हम कहेंगे। और इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पेज में आप ओपन कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे आप देखिएगा इसकी और भी मेथड दी हुई हैं। सूचकों द्वारा अनुसूचियाँ या प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्ति, मतलब पहले से एक फॉर्मेट तैयार कर लेना, उसमें कुछ क्वेश्चंस प्लेस कर देना कि आपका नाम, उम्र, पता, ठीक है ना, संख्या, सदस्यों की संख्या, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस का प्रारूप या क्वेश्चंस का जो एक सिस्टमेटिक एक फॉर्मेट तैयार कर लेना, फिर उनके उत्तरों के लिए जगह छोड़ देना और उन उत्तरों को प्राप्त करना। तो ये एक क्वेश्चनरी मेथड कहलाती है आपकी। और अगला है प्रगणकों द्वारा अनुसूचियाँ भरना। प्रगणकों द्वारा अनुसूचियाँ भरना मतलब जो लोग जाते हैं सर्वे वगैरह करने, सर्वे के माध्यम से वो, ठीक है ना, लिस्ट या एक
फॉर्मेट लेके जाते हैं, उसमें एंट्री करके आते हैं। तो बच्चों ये मेथड्स हैं, ये तरीके हैं जिनसे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट इंडिविजुअल रिसर्च मेथड। इस मेथड में क्या होता है बच्चों, इस मेथड में क्या होता है, इस रिसर्च में ना व्यक्ति स्वयं किसी निश्चित क्षेत्र में जाकर लोगों से डायरेक्ट जानकारियों को एकत्रित करता है। ठीक है, तो ये जो विधि है इसमें व्यक्तिगत तौर पे जानकारी, प्रत्यक्ष तौर पर जानकारी को एकत्रित किया जाता है। और ये जो विधि है, इस विधि का प्रवक्ता जो है वो है लीपले ने इस विधि का प्रयोग किया। इस विधि से मजदूरों के आय व्यय संबंध समंग संकलित करने में तथा अर्थर यंग के कृषि उत्पादन के अध्ययन में किया जाता है। इस विधि में संकलन हेतु अनुसंधानों का प्रशिक्षित, धैर्यवान, निष्पक्ष, तटस्थ तथा दूरदर्शी होना आवश्यक है। मतलब इसमें लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति तक डायरेक्ट पहुंचकर उसके बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है इस विधि के ज़रिए। और इसकी कुछ अच्छी बातें भी हैं, इसके कुछ अच्छे गुण भी हैं, इसकी कुछ क्वालिटीज़ भी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्वालिटी, इस विधि द्वारा मौलिक समंकों का संकलन होता है। ठीक है ना। इन दिस मेथड वी कलेक्ट फंडामेंटल डेटा, जो कि बिल्कुल एररलेस होता है। सेकंड जो है वो है संकलित समंक अधिक विश्वसनीय होते हैं। वॉट एवर डेटा वी कलेक्ट ना, दैट इज़ मोर क्रेडिबल, मोर बिलीवेबल। समंकों का संकलन एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। वॉट एवर डेटा कलेक्ट ना, इट इज़ कलेक्टेड बाय ओनली वन पर्सन। अतः समंकों का सजातीय तथा एक रूपता बनी रहती है। दैट्स बाय रिलायबिलिटी एंड सिमिलरिटी ऑफ द डेटा रिमेन क्वाइट। अगला जो क्वालिटी है या अगला जो गुण है वो है, इस विधि में लोचनशीलता होती है। दिस मेथड इज़ फ्लैक्सिबल, क्योंकि अनुसंधानकर्ता आवश्यक पड़ने पर थोड़ा बहुत संशोधन करके अवश्य सूचना एकत्रित कर सकता है। बिकॉज हैज़ पर नीड द रिसर्चर्स कैन मेक अमेंडमेंट हैज़ पर नीड ऑफ द कंडीशन। अगला पॉइंट है आपका, इस विधि द्वारा सत्य तथा विस्तृत जानकारी प्राप्त करना संभव होता है। एंड वॉट एवर डेटा वी कलेक्ट ना, दैट इज़ ट्रू एंड एक्सप्लेनेटरी। इसकी जो बैड क्वालिटीज़ हैं, इसके जो दोष हैं, उनको भी हम बताते हैं। इस विधि के प्रमुख दोष हैं। इन दिस मेथड है फॉलोइंग डिसएडवांटेज। तो पहला जो डिसएडवांटेज है, पहला जो डिसक्वालिटी इसकी वो ये है, इस विधि का प्रयोग सीमित क्षेत्र में समंक संकलन हेतु ही किया जा सकता है। ठीक है ना। वॉट एवर डेटा वी कलेक्ट ओनली अ पर्टिकुलर प्लेस एंड लिमिटेशंस है इसमें। लिमिटेशन से मतलब एक निश्चितता है इसमें, और लिमिटेशन से तो एक लिमिट में ही इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में समय व धन अधिक लगता है। इन दिस मेथड इज़ टाइम टेकिंग एंड एक्सपेंसिव। इस विधि में अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना होती है। In this method there is biasness occur, so the data whatever the collect by the collector get amended, so it may exist error also. अगला पॉइंट है, सीमित क्षेत्र में होने के कारण यह संभव है कि संकलित समग्र पूरे समग्र का सही प्रतिनिधित्व ना करें, जिसकी परिणाम स्वरूप भ्रमात्मक निष्कर्ष प्राप्त होता है। एंड वॉट एवर डेटा वी कलेक्ट ना, दैट में बी कन्फ्यूजिंग, मे बी एम्बिगस ऑल्सो। बच्चों इसके बाद की जो मेथड्स हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अभी आप ये पढ़िएगा, और इसके बाद का जो कंटेंट है, बाकी जो मेथड्स बताइए वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू बच्चों।